Hello everyone, this is me Shruti, your science teacher from Economics classes and I am back with another video जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफी सारे यूनिट्स पे डिवाइडेड है, इसलिए हम इसे यूनिट बाय यूनिट करके कवर करेंगे। इन दिस वीडियो हम लोग यूनिट 1 के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके वजह से आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो हम लोग आसपास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो दो प्रोसेसेस है जिसकी वजह से ही आप अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, मतलब एक दूसरे को, इवन खुद को भी आप देख सकते हो। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। इस डायग्राम में ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट रे आ रही है एंड एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे जो सेम मीडियम में, मतलब यहाँ पे दो मीडियम है, एयर एंड ग्लास। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो ग्लास में नहीं जा रही, जो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है एंड वापस एयर में ही रिटर्न कर ले रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, उससे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये तीन टर्म्स क्लियर है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब लाइट रे एक मीडियम, अपना मीडियम चेंज करती है, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसके आर पार आप देख सकते हो। तो जब लाइट रे अपना मीडियम चेंज करेगी फ्रॉम एयर टू ग्लास, तब उसका डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसके डायरेक्शन में स्लाइड क्या होगा? चेंज। वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। पहले उसका पाथ क्या था? ये, उसको इस पाथ पे जाना था, पर आफ्टर चेंजिंग द मीडियम उसका पाथ क्या चेंज हो गया, ये उसका एक्चुअल पाथ हो गया। ठीक है, तो इस रे को, ये जो निकल रही है आफ्टर चेंजिंग द मीडियम, ये जो रे निकल रही है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो इस पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। मतलब आधा रिफ्लेक्शन होगा, आधा रिफ्रैक्शन होगा। इंसिडेंट रे आ रही है जिसमें से कुछ इंसिडेंट रे क्या है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है एंड कुछ रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट रे आई, सरफेस पे स्ट्राइक की, सेम मीडियम में वापस चली गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है एंड आफ्टर दैट उसका पाथ चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये देखिए, ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अब कमिंग टू द एंगल्स, नॉर्मल के साथ ही मोस्ट लाइट रेज क्या एंगल्स बनाती हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये नॉर्मल नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? कि लाइट रे पहले कहां जा रही थी और वो कितना भटक गई, कितने एंगल से वो भटक गई, इतने एंगल से भटक गई, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R1 मैंने लिखा है इसको क्योंकि यहां पे दो R है, एक रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्रैक्टेड, तो ये R1 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल R हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ये पोर्शन हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब जब एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी या
रिफ्रैक्ट करेगी तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगी, इसीलिए इस साइड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस साइड है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर में जब भी एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी तब ये लॉज फॉलो करेगी। वो पहला लॉ है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा है उसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा। तो पहला लॉ ये है, बस दैट्स इट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, यानी कि ये the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। अब same plane का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, तो वो कभी भी ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इस प्लेन पे ही रहेगा। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, नॉर्मल ये है, तो ये इसी प्लेन में रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कभी ट्रैवल नहीं करेगी। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब इस प्लेन में होना, इस प्लेन को छोड़ करके अचानक से इधर चली गई, कभी कभी इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे फॉलो नहीं होता है। तो सेकंड लॉ ये है। अब ये जो सेकंड लॉ है वही रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। इस केस में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। तो ये तीनों चीज भी क्या सेम प्लेन में लाई करेगा। ये नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे है तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आउट ऑफ नोवेयर ऐसे चली गई, नहीं, वो हमेशा सेम प्लेन फॉलो करेगी, इसी प्लेन में वो ट्रैवल करेगी। अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो वो इसी प्लेन में ट्रैवल करेगी। तो तीनों चीज क्या सेम प्लेन में लाई करता है, ये एनीवेयर कहीं पे भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ आई होप क्लियर हो गया होगा, आई मीन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। एंड इसका जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, अब यहाँ पे दो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या था, दो मीडियम के बारे में, मीडियम क्या जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, फॉर एग्जाम्पल एयर एंड ग्लास। हम लोग यहाँ पे खाली ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये एयर है ऊपर वाला एंड ये ग्लास है। तो इंसिडेंट रे कहां, एयर पे बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या ग्लास में बन रहा है। तो दोनों का जो रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। यही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये समझिए कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर, बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इन दोनों का जो क्या है, जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और यही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला है। तो अगर लेट से आप मीडियम चेंज कर दोगे तो उसका कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका फिक्स होता है। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा। ये खाली इन दो मीडियम्स के लिए है। अब यहाँ पे आप कोई और मीडियम लगा दो, ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर लाइट की वेवलेंथ, जिसके बारे में वापस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, अगर मीडियम चेंज होगा तो ये कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है। तो ये खाली तभी अप्लाइड है जब आपका दोनों मीडियम सेम है, मतलब फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इस मीडियम, इन दो मीडियम्स के लिए आपका ये कांस्टेंट होगा और दो मीडियम्स के लिए आपका ये कांस्टेंट होगा। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम ये कांस्टेंट फिक्स्ड रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड रहेगा। तो आई होप आपको ये जो सारे लॉज है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब रिफ्रैक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पानी का ग्लास है, उसमें एक पेंसिल डाली हुई है।
तो जो पेंसिल का पार्ट एयर में है, पानी के बाहर है, तो वो तो आपको सीधा ही दिखेगा, पर जो पेंसिल का पार्ट पानी के अंदर है वो आपको स्लाइटली डिस्प्लेस दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो पानी में जाते ही बेंड हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको पेंसिल भी क्या डिस्प्लेस्ड दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि ये लाइट रिफ्रैक्ट करती क्यों है? लाइट इसलिए रिफ्रैक्ट करती है क्योंकि जब वो एक मीडियम छोड़ के दूसरे मीडियम में जाती है तब उसके स्पीड में चेंजेस होते हैं। जब स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की तभी लाइट रिफ्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे 3 केसेस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये 2 मीडियम है, एक रेयर मीडियम एंड एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। तो जब लाइट एक रेयर मीडियम को छोड़ के एक डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड क्या कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाने की वजह से लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है इतना छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्लियरली विजिबल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कमिंग टू द सेकंड केस, इस केस में उल्टा हो रहा है, लाइट डेंसर मीडियम छोड़ के रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही ऐसा होगा कि लाइट डेंसर मीडियम को छोड़ के रेयर में जाएगी, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से अब वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर भागना, ये उसका ओरिजिनल पाथ था और अब ये नॉर्मल से दूर जा रही है। समझ में आया? तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बड़ा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कमिंग टू द थर्ड केस, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्टली नॉर्मल के ऊपर ही पड़ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली नॉर्मल के ऊपर पड़ रहा है। तो इस केस में कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म नहीं हो रहा है एंड लाइट रे भी वही पाथ फॉलो करके निकल जाएगी। देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। तो इस केस में यही होता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेशियो है जो हमें बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो कितना बेंड करने वाली है। तो वही क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फॉर्मूलाज है। एक ये, जब आपको एंगल्स दिए जाएंगे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वन मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अनदर मीडियम, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एंड जब आपको स्पीड ऑफ लाइट दी जाएगी, ठीक है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो मान लीजिए ये 2 फॉर्मूलाज यूज करके आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, हर एक सब्सटेंस का अपना अपना क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल अगर लिया जाए तो क्या है, 2.41। अब इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजुअली किसी भी सब्सटेंस का एयर के कंपैरिजन में निकाला जाता है, यानी कि लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यहां पे मैंने डायमंड का निकाला था, है ना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके कंपैरिजन में निकला हुआ है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कंपैरिजन में निकला हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो वो कैलकुलेट करके क्या आया, 2.41। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट एयर छोड़ करके डायमंड में जाती है तब उसकी स्पीड 2.41 टाइम्स कम हो जाती है। समझ में आया कि जब भी लाइट एयर छोड़ के डायमंड में जाएगी उसकी स्पीड 2.41 टाइम्स कम हो जाएगी। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट की स्पीड कितना कम हो जाएगी, और अगर स्पीड कम होगी तो वो रिफ्रैक्ट भी करेगी लाइट। तो इनडायरेक्टली ये क्या शो करता है कि लाइट कितना रिफ्रैक्ट करने वाली है। अब ये खाली एयर और आपका उस मीडियम के कंपैरिजन में था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ये है, बहुत बार लोग ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, 2 अलग अलग मीडियम्स के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं लोग। जैसे एक है वाटर इन कंपैरिजन टू ग्लास, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दो अलग अलग मीडियम्स का निकलेगा, जैसे वाटर एंड ग्लास का एग्जांपल लिया, तो उसका मतलब क्या है कि पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो कैलकुलेट करके, ये वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो 1.125 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब लाइट वाटर को छोड़ के ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड 1.125 टाइम्स कम हो जाएगी। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट कितना रिफ्रैक्ट करेगी जब वो मीडियम चेंज करेगी। अब लास्ट केस में तो जो ग्लास की जो वाटर एंड ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका वैल्यू मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि 1.125 होता है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, इस एग्जांपल में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद कैलकुलेट करने वाले हैं। तो गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे मैंने ऐसे दिखा दिया इसको, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 × 10⁸, ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? 2 × 10⁸। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो कट ही जाना है, तो मैंने उसे लिखा नहीं है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3/2 कैलकुलेट करके आता है 1.5। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना आया? 1.5। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1.5 का मतलब क्या है कि लाइट एयर में जब ट्रैवल, एयर छोड़ के ग्लास में जाएगी तो वो 1.5 टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब जब लाइट एयर इस मीडियम को छोड़ के ग्लास में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स से कम हो जाएगी, ठीक है? तो एग्जाम्पल 1 में हमने क्या निकाला? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? मोस्ट सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही निकाला जाता है, ठीक है? इस एग्जाम्पल में हम दो मीडियम्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लास्ट एग्जाम्पल में किसके रिस्पेक्ट में निकला था? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकला था। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी दिया हुआ है। सो हम लोग को बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है, यही हम लोग एज इट इज नीचे लिखेंगे, वाटर। ऐसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से मीडियम को कंसिडर कर रहे हो। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहां पे जो पहले होता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है? ग्लास बाद में है तो वो नीचे लिखा जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है? तो वैल्यूज मैं यहां पे लिख रही हूं, 2.25 into 10⁸ बाय 2 into 10⁸, 10⁸ कट जाएगा, एंड ये सॉल्व करके कुछ 1.125 आएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टेटमेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे कि जब लाइट वाटर, मतलब वाटर को मतलब छोड़ के ग्लास में जा रही है, लाइट वाटर को छोड़ के जब ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड इतने टाइम्स कम हो जा रही है, 1.125 टाइम्स कम हो जा रही है, जिसकी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है? वापस से जब लाइट वाटर को छोड़ के ग्लास में जाएगी तब ग्लास में उसकी स्पीड 1.125 टाइम्स कम हो जाएगी, जो उसकी स्पीड वाटर में थी उससे 1.125 टाइम्स ग्लास में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है? तो यही था, इट वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो अब ऐसे कौन से इंस्टेंसेस है जब रिफ्रैक्शन एकदम भी नहीं होगा? उसमें से एक केस हमने पहले भी पढ़ा है, जब इंसिडेंट रे क्या नॉर्मली फॉल करता है, ये केस हमने पहले पढ़ा था ना,
ये नॉर्मल है, इसी पे इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, तो ये अनडेविएटेड नीचे की तरफ सेम पाथ फॉलो करके चला जाएगा। तो पहला केस तो पहले ही हमने पढ़ लिया था। दूसरा क्या है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो सिंबल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया इज सेम। मीडिया मतलब नया वर्ड आ गया, ये मीडियम का ही प्लूरल होता है, मीडिया, मीडियम्स बोल के कुछ नहीं होता है, तो मीडियम का ही प्लूरल वर्ड क्या होगा तुम्हारा, मीडिया। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही मीडिया का सेम होता है तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कंपैरिजन था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जब दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड भी सेम है, तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब लाइट की स्पीड चेंज होती है। तो जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो स्पीड भी उसकी सेम होती है, लाइट की उन दोनों मीडियम में स्पीड भी सेम होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये दो आइडियाज आई होप क्लियर हो गया होगा, ये दो पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये ग्लास ब्लॉक है और इसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। सो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो दो सरफेसेस पे हो रहा है। ये पहला सरफेस PQ, दूसरा सरफेस SR, ठीक है। दो सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये है एयर, ये है ग्लास। तो एयर क्योंकि एक रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे ऑफ रिफ्रैक्शन उसके हिसाब से ये जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास ब्लॉक के अंदर जाते ही नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल 1 है क्योंकि ये पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जब ये जो लाइट रे है ये इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, पर यहां पे मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, ग्लास टू एयर। ग्लास एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो रूल था जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये जो लाइट रे सेकंड सरफेस पे गिरेगी एंड जब वो एयर में जाएगी तब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ये रिफ्रैक्शन पूरा पाथ ऑफ लाइट क्या है, ये ऐसे है। अब हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, ओरिजिनल पाथ क्या था इंसिडेंट रे का, इतना था कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती, पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे क्या होता है कि जब ये फाइनल जो रे ऑफ लाइट होती है जो ग्लास ब्लॉक के दूसरे साइड से निकल के बाहर आती है उसे ही हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो जब ये जो इंसिडेंट रे जो थी उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसका जो पाथ है वो शिफ्ट हो गया, तो जितने से शिफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, D, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब लाइट रे ऐसे ट्रैवल करने वाली थी बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट का जो पाथ था वो इधर शिफ्ट हो गया, इमर्जेंट रे इधर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से D हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो यही था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीडियम जितना थिक होगा, जितना डेंस होगा, रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब उतना ही ज्यादा लाइट शिफ्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब अगर ग्लास का एयर से ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लाइट रे क्या ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उतना ही ज्यादा लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। नाउ what is principle of reversibility of light? According to this principle, light ray का path जो होता है वो reversible होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब light ray medium 1 से medium 2 में जा रही है तो वो इस path में travel करेगी। मैंने इसे नेम कर दिया है, एक सेकंड। तो लाइट रे अगर AO इस पाथ को फॉलो कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो OB के थ्रू होके जाएगी, ठीक है। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम क्या होगा, सेकंड मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होगा sin I by
पढ़ा था, ठीक है। तो ये रहा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब चेंज कर देते हैं ये पूरा केस, ठीक है। अब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो अगर हम लोग इसको सेम एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, सेम पाथ OB पे इंसिडेंट करवाएंगे, अगर लाइट रे OB वाला पाथ फॉलो करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो और कोई पाथ फॉलो नहीं करने जाएगी, वो अपना ओरिजिनल पाथ OA ही चूज करेगी, ठीक है, जो उसका पहले पार्ट था, मतलब फर्स्ट केस में। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कि पहले केस में क्या था, लाइट रे ये पाथ फॉलो कर रही थी, तो अगर दूसरे केस में जब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी और अगर हम लोग उसको सेम एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो यही पाथ फॉलो करेगी लाइट, और कोई पाथ फॉलो नहीं करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब सेकंड केस में मीडियम 1 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर मीडियम 1 में जा रही है, ठीक है। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद कंपैरिजन टू मीडियम 2 sin r by sin i। sin r क्यों, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा, लाइट रे इधर स्ट्राइक कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, तो sin r ऊपर by sin i which is the angle of refraction। तो अगर हम लोग दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से फाइनल आंसर आएगा 1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो वो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, क्योंकि अगर ये इधर चल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एयर है एंड ये ग्लास है, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। तो अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, तो अगर आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तब आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 2/3। मतलब जब लाइट रे एयर से ग्लास जा रही थी तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकलेगा, तो वो क्या था 3/2। तो अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, इसका उल्टा करके 2/3 करके। सो दिस वाज ऑल। तो आज का हमारा फाइनल टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक मिरर। ये है एक बहुत ही मोटा मिरर जिसका एक साइड पॉलिश्ड है। अब पॉलिश्ड होने का क्या सिग्निफिकेंस है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी, मतलब इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है, लाइट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस पे क्या होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए रखा हुआ है। तो अब ए से ये लाइट रे इधर स्ट्राइक कर रही है, तो जब ये लाइट रे इधर स्ट्राइक करेगी तो खाली 4% लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड जो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हमने शुरू में पढ़ा था, तो 4% लाइट रे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड बाकी 96% रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो लाइट रेज हैं ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। ये जो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल बनाऊं तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जा रही है और ये लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसकी वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेजेस तब फॉर्म होती हैं जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, ठीक है। हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि अज्यूम करते हैं कि वो बैकवर्ड्स मीट कर रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये और ये रे मीट तो कर नहीं रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि ये रे बैकवर्ड एक्सटेंड होके यहाँ पे एक इमेज बना रही है विच इज A1, ठीक है। वापस से ये जो ऑब्जेक्ट A है उसमें से कुछ लाइट रे 4% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बाकी 96% जो लाइट रे है वो अंदर रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइट रे है अगर ये बैकवर्ड एक्सटेंड करेगी तो यहाँ पे एक A1 इमेज फॉर्म होगी। अब आगे देखते हैं, ये जो 96% लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई थी, क्या वो इस साइड जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, बिकॉज ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस यहाँ पे मुड़ जाएगी एंड बाहर निकल जाएगी, बिकॉज यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी ये भी बैकवर्ड एक्सटेंड करके यहाँ पे A2 इमेज बनाएगी। ये लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करके ऊपर गई एंड यहाँ से निकल गई, तो ये जो लाइट रे है ये बैकवर्ड एक्सटेंड करके क्या A2 इमेज बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही करते करते A3, A4 इमेजेस बनेंगी, तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी इस मिरर में। अब सबसे ब्राइटेस्ट जो इमेज है वो क्या है, A2 है। A2 क्यों सबसे ब्राइटेस्ट है, A1 क्यों नहीं है? बिकॉज A1 में कुछ परसेंट ऑफ द लाइट रे क्या रिफ्लेक्ट हो गई थी एंड 96% क्या थी, रिफ्रैक्ट हो गई थी। तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो 4% जो लाइट रे उसी की वजह से ये इमेज फॉर्म हुई है। तो इमेज क्या है, 4% लाइट रे कितना ही ब्राइट इमेज बना पाएगी, फेंट इमेज फॉर्म होगा, बहुत ही डल इमेज
इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे A1 में। पर ये जो 96% लाइट रे है जो बाहर गई है वो पूरी की पूरी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की वजह से 96% लाइट रे क्या सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनाएगी, जो कि क्या है ये A2। इसीलिए A2 सबसे ब्राइटेस्ट इमेज है बिकॉज ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है बस 4% ही रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये उतना ब्राइट इमेज नहीं फॉर्म कर पाती। सो विद दिस कम्स द एंड ऑफ दिस यूनिट। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे ही डाउट्स हम सॉल्व कर सकें। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।